बिहार का दानापुर गांव। मुखिया की बेटी कमलेश्वरी की हल्दी की रस्म चल रही थी। कमलेश्वरी अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। बहुत लाड प्यार से पाला था उसे मुखिया ने। बेटी बड़े घर में जाकर राज करे, यही इच्छा मन में दबाकर वो अपनी बेटी के रिश्ते की बात एक बहुत बड़े घराने में चलाता है। कमला की सुंदरता पर मोहित होकर किसी जमाने में जमींदार रहे अखिलेश बाबू अपने बेटे कुलदीप के लिए कमला को पसंद कर लेते हैं। फुलवा, ये ले, ये हल्दी उपटन और पानी बेटिया के ससुराल से आया है। जल्दी से इसे हल्दी में मिला, फिर रस्म शुरू करते हैं। काकी की बात सुनकर कमलेश्वरी की माँ फुलवा जाकर बिटिया के ससुराल से आई शगुन की हल्दी घोल कर ले आती है। चारों ओर चहल पहल थी। ढोलक की थाप पर औरतें मंगल गीत गा रही थी। जैसे ही हल्दी की रस्म शुरू होती है, कमलेश्वरी जोर जोर से चीखने लगती है। ये क्या लगा दिया मेरे पूरे बदन में? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने खाल खींच ली हो। बहुत दर्द हो रहा है माँ। कमलेश्वरी के जोर जोर से चिल्लाने पर उसको हल्दी लगा रही औरतें उसे ले जाकर पानी से उसका सारा शरीर धोने लगती है। हाय राम, ये क्या हो गया मेरी बिटिया को? ऐसा लगता है जैसे किसी ने कांच पीसकर हल्दी में मिला दिया हो, लेकिन कौन करेगा ऐसा काम? कमलेश्वरी के बदन पर जहां जहां हल्दी रगड़ी गई थी, वहां पर लाल धब्बे हो गए थे। दर्द से दुल्हन बुरी तरह छटपटा रही थी और उसकी माँ और बड़ी माँ उसके घावों पर मलहम लगा रही थी। छोटी, मुझे तो ये कोई सामान्य घटना लगती है। अरे घर में बाहर का है कौन? ऐसे कौन बिटिया की हल्दी में कांच मिला गया? कोई छोटी मोटी बात है क्या? अरे वो तो शुक्र है कि मुंह पर नहीं लगाया था, वरना पूरा चेहरा बिगड़ जाता बेचारी का। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है जीजी। कौन हमारी कमला से जलेगा? इसने क्या बिगाड़ा है किसी का? शादी ब्याह का माहौल था। दोनों देवरानी जेठानी वैसे तो इस घटना से अंदर तक डर गई थी, लेकिन फिर भी इस समय कुछ भी सोचने के लिए उनके पास ज्यादा समय नहीं था। 2 दिन में कमला की शादी थी। घर में ढेरों मेहमान जमा थे। उनके खाने पीने की व्यवस्था करने के अलावा दोनों देवरानी जेठानी को तमाम रस्में पूरी करनी थी। इसलिए इस बात को यहीं दबाकर वो शादी की तैयारियों में जुट जाती हैं। अगले दिन सुबह, माँ, कमला के ससुराल से शादी का जोड़ा और शगुन आया है, जाओ जरा देखो तो। एक बड़ी सी गाड़ी से 2 नौकर जैसे दिखने वाले आदमी गाड़ी से नीचे उतरते हैं और बड़े से थाल में लाल रंग के कपड़े से ढका हुआ शादी का शाही जोड़ा और गहने कमला की माँ फुलवा को सौंप देते हैं। बड़ी माँ ने संदेश भिजवाया है, शाम के समय दुल्हन को यही खानदानी जोड़ा और गहने पहनकर तैयार होना है। और हाँ, उन्होंने खास एक बात का ख्याल रखने के लिए हिदायत दी है कि इस जोड़े पर किसी की भी बुरी नजर ना पड़ने पाए। वो काली नजर और अपशगुन जैसी बातों पे बहुत यकीन करती हैं, इसलिए खास तौर पर इस जोड़े को एहतियात से रखने को कहा है। आप फिक्र ना करें, कमला और उसका ये जोड़ा अगले 2 दिनों के लिए हमारी अमानत है। हम पूरा ख्याल रखेंगे। फुलवा वो बड़ा सा थाल लेकर तेज कदमों से अपने कमरे में जाती है। फुलवा वो बड़ा सा थाल लेकर तेज कदमों से अपने कमरे में जाती है और एक बड़े से संदूक को खोलकर पूरा थाल ऐसे ही उसमें रख देती है। पूरा दिन शादी का भाग दौड़ में बिताने के कारण फुलवा को याद ही नहीं था कि उसने कमला को उसके ससुराल से आया जोड़ा दिखाया ही नहीं है। अगले दिन दोपहर 4 बजे। फुलवा, अरे कमला को तैयार करने का समय हो गया है। इसके ससुराल से जोड़ा आया था ना, कहाँ रखवाई हो? जाओ ले आओ। चूड़ी पहनाकर हम शगुन कर देते हैं, उसके बाद इसकी सहेलियां मिलकर उसको सजा देंगी। मेरे तो ध्यान से ही उतर गया है जीजी। एक बार खोलकर देखा भी नहीं मैंने कि उन्होंने क्या क्या सामान भिजवाया है। फुलवा तेजी से पल्लू अपनी कमर में खोसते हुए अपने कमरे में जाती है और संदूक खोलकर वो थाल लेकर सीधा कमला के कमरे में पहुंचती है। ए छोटी, ये क्या भिजवाया है इसके ससुराल वालों ने? अरे दिमाग तो ठिकाने पर है। ये लाल रंग के शगुन के जोड़े के साथ काले रंग की चूड़ियाँ कौन भिजवाता है? अरे ये तो अपशगुन होता है। कहने को तो इतने बड़े लोग हैं, लेकिन क्या यही समझदारी है इन ऊंची हवेली वालों की? अरे नई दुल्हन को काली चूड़ियाँ कौन पहनाता है भला? हाँ जीजी, ये सब मैं क्या जानूं। अब इसके ससुराल से आया है तो मैंने तो ऐसे का ऐसा ही उठाकर संदूक में बंद कर दिया था जीजी। अब हो सकता है बड़े लोग हैं, उनके कुल में कोई परंपरा हो नई दुल्हन को काली चूड़ी पहनाने की। अरे आधी जिंदगी बीत गई है हमारी, हमने तो कभी नहीं देखा कि किसी दुल्हन के लिए ससुराल से काले रंग का जोड़ा या चूड़ियां आई हो।
अरे शादी सिर्फ उनकी बहू की नहीं हो रही, अरे हमारी बिटिया की भी हो रही है। मैं तो कहती हूँ कि काली चूड़ी को हटा दे और लाल चूड़ी पहना इसे सुहाग जोड़े के साथ। अरे नहीं जीजी, वो जो नौकर आए थे ना इस जोड़े के साथ, वो खास तौर पर कह गए थे कि छोटी बहू जी को यही जोड़ा पहनाकर तैयार करना है। कमला की माँ की बात सुनकर उसकी जेठानी कमला के हाथों में वही काली चूड़ियां पहना देती है। कमला के ससुराल से आया हुआ लहंगा बहुत ही शानदार था। लहंगे को देखकर ऐसा लगता था जैसे किसी रानी महारानी की पोशाक हो। जैसे ही कमला की सहेलियां दुपट्टा कमला को पहनाने लगती हैं, तभी एक सहेली जोर से चीखती है और वो 2 कदम पीछे हट जाती है। क्या हुआ मीना, तू चिल्लाई क्यों? आ, ये देख, तेरे दुपट्टे का एक कोना गायब है। ऐसा कौन करता है? इस तरह का कटा फटा लहंगा दुल्हन को कौन भिजवाता है? कमला की सहेली की चीख सुनकर फुलवा एक बार फिर दौड़ते हुए बेटी कमला के कमरे में आती है और जैसे ही वो दुपट्टे का कटा हुआ कोना देखती है, अपना माथा पकड़ लेती है। हाय राम, ये क्या अपशगुन हुए जा रहे हैं? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। भगवान, ऐसी क्या भूल हो गई है हमसे? पता नहीं इस कमला का ब्याह शांति से निपटेगा या नहीं। अरे माँ, जाने दो ना, जिसने सिला है उसी से गलती से कट गया होगा। और ये माधुरी है ना, ये ऐसे पहनाएगी कि ये हिस्सा नजर ही नहीं आएगा। बेटा बेटा, गलती से कटता तो ऐसे ना कटता। तेरा दुपट्टा देखकर साफ समझ में आ रहा है कि किसी ने जानबूझकर इसका एक दुपट्टा काट कर निकाला है। अरे माँ जी, ऐसा क्यों करेंगी? और ऐसा तो हो नहीं सकता कि यहाँ भेजने से पहले उन्होंने लहंगा देखा ना हो। जरूर दर्जी से गलती से कट गया होगा। फुलवा अपने पति के पास जाकर, ए जी सुनिए ना, कुछ तो अपशगुन हो रहा है, कुछ तो है जो ठीक नहीं है। हम ये शादी करके ठीक तो कर रहे हैं ना? बार बार ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि कुछ अनहोनी होने वाली है। अरे तुम औरतें बस शगुन अपशगुन ही करती रहो हर समय। इतने बड़े घर का रिश्ता ढूंढ कर लाया तेरी बेटी के लिए। नौकर चाकर राजमहल सब है उनका, और क्या चाहिए तुझे? सारा जीवन दिया लेकर ढूंढोगी तब भी ऐसा लड़का नहीं पाओगी अपनी बेटी के लिए। हाँ। पति की गुस्से से भरी आवाज सुनकर फुलवा चुपचाप जाकर मंडप सजाने लगती है। जयमाल के लिए पूरी तैयारियां हो चुकी थी। कुलदीप आकर अपने स्थान पर बैठ गया था। दूसरी ओर से कमला को उसकी सहेलियां पकड़कर मंडप की ओर ले जा रही थी। कुछ पल पहले शर्म से लाल होता उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा था। अचानक ही उसके चेहरे के हाव भाव बदलने लगते हैं और वो उसका हाथ पकड़कर लेकर आती उसकी सहेलियों को पूरा जोर लगाकर दूर धकेल देती है। देखते देखते खूबसूरत तरीके से सजे अपने बालों को नोच नोच कर वो बाहर निकालने लगती है और जोर जोर से चीखने लगती है। कमला बेटा, होश में आ, क्या हुआ है तुझे? कमला बिटिया, अरे बेटा बोल ना, क्या हुआ है? तू ऐसे क्यों चीख रही है? बोल तो। मुझे बहुत दर्द हो रहा है माँ, कुछ है मेरे बालों में, कुछ है इसमें। बेटी के इतना कहते ही उसकी माँ और बड़ी माँ तेजी से उसके बालों को खोलकर कुछ देखने लगती हैं। प्राइमो बसेस है हमेशा ऑन टाइम, क्योंकि ये है इंडिया के सिलेक्टेड टॉप बस ऑपरेटर्स। बुक प्राइमो ऑन रेड बस नाउ। तभी बालों का एक बहुत बड़ा सा गुच्छा जमीन पर गिरता है, जिसे देखकर फुलवा की चीख निकल जाती है। बड़ी माँ कमला के बालों को देखती है तो पाती है कि सर के एक हिस्से के बाल पूरी तरह से गायब हो गए हैं और वहां पर एक गोल घेरा जैसा बन गया है। अरे ये कैसे हो सकता है? अरे ऐसे कैसे अपने बाल टूटकर जमीन पर गिर पड़ते हैं? किसी की काली नजर लगी है हमारी बच्ची की खुशियों को। अरे इतनी सारी बातें एक साथ होना कोई संयोग नहीं हो सकता। कमला अभी भी घबराकर अपनी माँ के गले लगी हुई थी और जोर जोर से रो रही थी। फुलवा, बिटिया को ले जाओ और जाकर इसका हुलिया ठीक करो और फिर से जयमाल के लिए लेकर आओ। समय निकला जा रहा है, दामाद जी इंतजार कर रहे हैं। पता नहीं, लगता है आज का मुहूर्त ही गलत है। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए बहन जी, कमला अब सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं है, वो हमारे घर की बहू भी है। मैं समझ सकती हूँ कि उसके ऊपर इस घटना का कितना बुरा प्रभाव पड़ा है। हमसे जो संभव हो सकेगा हम वो सब करेंगे, लेकिन फिलहाल मुहूर्त निकला जा रहा है। शुभ मुहूर्त पर शुभ काल कर लेते हैं। बाकी बिटिया की मानसिक स्थिति का हम हवेली में पूरा ख्याल रखेंगे। और हाँ, बात को ऐसे ही जाने नहीं देंगे। आप बेफिक्र रहिए
अपनी सास शशि की बातें सुनकर कमला थोड़ी शांत हो गई थी। ब्याह का सारा उत्साह छू हो गया था और बुझ मन से ही कमला मुरझाए चेहरे और बिखरे बालों में ही कुलदीप के गले में माला डाल देती है। फेरों के बाद 1 मिनट ठहरे बहन जी, क्या काले रंग की चूड़ियां बेटी को पहनाने की आपके यहाँ कोई रस्म है क्या? अब अरे नहीं, उल्टा हमारे यहाँ तो बहुत अपशगुन मानते हैं, लेकिन आपने भिजवाई तो हमने मजबूरन पहना दी। हमें लगा नहीं पहनाएंगे तो शायद आपको बुरा लगेगा। क्या बात कर रही हैं आप? हम बहू के लिए काली चूड़ियां क्यों भिजवाने लगे भला? जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। मतलब आपने कमला के लिए ये काली चूड़ियां नहीं भेजी थी? हरगिज नहीं, हमने तो लाल रंग का राजस्थानी चूड़ा भेजा था, खास तौर पर मंगवाया था बहू के लिए। सारी घटनाएं एक बहुत बड़ी अनहोनी की ओर इशारा कर रही थी। आपके घर पर ही लगता है किसी ने कोई काला जादू किया है, तभी तो आपके घर में रखे सामान पर ये सब हुआ। मुझे लगता है कि कमला की भलाई इसी में है कि वो जल्द से जल्द घर से दूर चली जाए। तुम ठहरो छोटी, मैं जरा पहले बिटिया की नजर उतार देती हूँ, उसके बाद कमला की विदाई करेंगे। बड़ी माँ दौड़ कर जाती है और कुछ सामान अपनी मुट्ठी में लेकर कमला के पास आ जाती है। मनी मन मंत्र बुदबुदाते हुए वो 5 बार कमला के ऊपर से मुट्ठी में लिया हुआ वो सामान उतारती है और आखिरी बार जैसे ही वो कमला के सिर पर से नजर उतारने के बाद उसके माथे को छूती है, उसे एक जोरदार झटका लगता है और वो उछलकर दूर जा गिरती है। ये सब देखकर सभी लोग स्तब्ध थे, जुबान जैसे हलक में अटक गई थी। समझ ही नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है वहाँ। कमला बेटा, तुम ठीक तो हो ना? अच्छा हमें बताओ, अभी तुम कैसा महसूस कर रही हो? ठीक हूँ मैं माँ जी, चिंता मत करो। उनका पैर फिसल गया होगा इसीलिए गिर पड़ी। अपने मन में कोई वहम मत लाओ। शशि अपनी समधन फुलवा के पास आकर कहती है, अभी तो हम बहू को लेकर अपने घर जा रहे हैं। हमारे दरवाजे पर भी तमाम रिश्तेदार जमा हैं। इस समय तो चर्चा करना ठीक नहीं होगा, लेकिन बहू की मुंह दिखाई के बाद हम पता करते हैं कि आखिर बहू को समस्या क्या है। तब तक आप भी कोई जानने वाले आदमी को बुलाकर अपने घर का शुद्धिकरण करा लीजिए। जी बहन जी, ठीक कह रही हैं आप। वैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि शादी विवाह में अगर पूजा पाठ में कुछ गलती हो जाए ना, तो पितृ नाराज हो जाते हैं, और कई बार पितरों के नाराज होने पर भी कई तरह के अपशगुन हुआ करते हैं। हो सकता है जो कुछ हम सोच रहे हैं वैसा ना हो, और ये सब पितरों का ही क्रोध हो। हम पितरों की शांति के लिए भी हवन करेंगे, आप लोग फिक्र मत करिए। दोनों समधन गले मिलकर एक दूसरे से विदा लेती हैं और बारात कमला को लेकर विदा हो जाती है। ससुराल आने के बाद बहू की गृह प्रवेश से लेकर मुंह दिखाई तक की सारी रस्में बहुत ही शांति से संपन्न हो जाती है, जिससे शशि और कुलदीप के मन को बड़ी तसल्ली मिली थी। उन्हें लग रहा था कि शायद जो भी बला थी वो बहू के मायके में ही पीछे छूट गई और ये सब शांत हो गया हो। लेकिन कहते हैं ना, जब कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला होता है ना, तो उससे पहले एक लंबी खामोशी होती है। पिछले भाग में आपने देखा कि मुखिया की बेटी कमलेश्वरी, जिसे प्यार से सभी कमला कहा करते थे, उसकी शादी एक बहुत बड़े घराने के लड़के कुलदीप से तय होती है। घर में शादी की रस्में चल रही होती है कि अचानक एक के बाद एक अपशगुन होने लगते हैं। कभी कमला की शादी के जोड़े में रखी चूड़ियां लाल से काली हो जाती है, तो कभी शगुन की हल्दी लगाने से कमला लहूलुहान हो जाती है। धीरे धीरे कमला के साथ होती है घटनाएं गंभीर रूप लेने लगती है, जिससे कमला के मायके और ससुराल दोनों और अफरा तफरी मच जाती है। इसी अफरा तफरी के बीच किसी तरह कमला के फेरे पड़ते हैं और वो ब्याह कर कुलदीप के घर पहुंच जाती है। अब आगे कमला की मुंह दिखाई की रस्म थी। पूरी हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। कमला और कुलदीप का कमरा तो ऐसा लगता था जैसे फूलों के बगीचों में बदल गया हो। महंगे दीपदानों से मध्यम सी रोशनी फूटकर बाहर आ रही थी। दूर दूर से मंगाए गए खास तौर से सफेद और लाल फूल कमरे की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। इतने गुलाबों के बीच भी कमला का चेहरा किसी चांद की तरह चमकता नजर आ रहा था। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही सामान्य था जैसे कि किसी भी घर में दुल्हन के आने के बाद हुआ करता है। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई थी। कुलदीप और कमला के नए जीवन की सुखद शुरुआत हो चुकी थी। धीरे धीरे एक सप्ताह बीतने को आया था। कमला के हाव भाव व्यवहार एकदम सामान्य था। शशि और कुलदीप शादी के दौरान हुई घटनाओं को एक बुरा सपना समझकर भूलने ही लगे थे कि एक दिन रात के तकरीबन 2 बजे का समय था।
कुलदीप की आंखें खुली तो उसे एहसास हुआ कमला अपने बिस्तर पर नहीं है। कुलदीप बिस्तर पर लेटे लेटे कुछ मिनट तक कमला के आने का इंतजार करता है, लेकिन कमला की कोई आहट उसे सुनाई नहीं देती। चिंता की लकीरें अब कुलदीप के माथे पर दिखाई देने लगी थी। कुलदीप अपने बिस्तर से उतरकर पहले बाथरूम का दरवाजा खोलकर देखता है। बाथरूम बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। अब तो कुलदीप को और भी घबराहट होने लगी। कमरे का दरवाजा भी अंदर से बंद था। इसका मतलब कमला कमरे से बाहर नहीं गई थी। बहुत ध्यान से सुनने पर कुलदीप को एक अजीब सी धीमी धीमी गुनगुनाहट सुनाई पड़ने लगती है। कुलदीप धीमे कदमों से उस आवाज की ओर बढ़ता है और धड़ाम से कमरे से बालकनी तक जाने वाला दरवाजा खोल देता है। बाहर का नजारा देखकर कुलदीप का कलेजा उछलकर उसके मुंह को आ गया था। बालकनी में कमला एक डरावनी सी आवाज में सुबक रही थी। उसके लंबे घने बालों से उसका चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था और एक एक करके अपने बाल तोड़ तोड़ कर वो जमीन पर फेंक रही थी। उसके सर का वो हिस्सा जहां से बाल टूटकर गिर पड़े थे अब वो और भी बड़ा दिखाई देने लगा था। कमला, ये क्या कर रही हो? रो क्यों रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? कमला। कुलदीप के झिंझोड़ने के कारण कमला एक पल को बिल्कुल शांत हो जाती है, लेकिन अगले ही पल वो जब टाटा न्यू पे टाटा एआई स्मार्ट सिप इंश्योरेंस इतना रिवॉर्डिंग है तो यहाँ वहाँ से क्यों लोगे? 100% प्रीमियम एलोकेशन, बढ़िया रिटर्न्स और न्यू कॉइंस भी। मेक द स्मार्ट चॉइस। गेट इंश्योरेंस ऑन टाटा न्यू मनी। वो अपना सर पकड़कर जोर जोर से रोने लगती है। कुलदीप को कुछ सूझ नहीं रहा था कि वो करे तो क्या करे। वो दौड़ता हुआ जाता है और अपनी माँ को लेकर ऊपर आ जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया इसको? ये क्या किया इसने? चलो कमला बेटा, अंदर चलो। शशि जैसे ही उसके सर के नजदीक जाती है, कमला का सर देखकर उसकी चीख निकल जाती है। कमला के नोचे हुए बालों के स्थान पर सर से खून रिस रहा था और वो जगह जहां पर शादी के दिन बाल झड़ गए थे वहां पर कीड़े रेंग रहे थे। कुलदीप, ये क्या हो रहा है बेटा इसे? मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। अरे कल तक तो एकदम भली चंगी थी, अब अचानक ये क्या हालत हो गई है इसकी? पता नहीं माँ, जब सोई तब तो एकदम ठीक थी। पता नहीं कब रात में उठकर यहाँ बैठ गई और तब से ही अपने बाल नोच नोच कर फेंक रही है। ऐसा करते हैं इसे किसी डॉक्टर को दिखा लेते हैं। मुझे इसकी मानसिक हालत ठीक नहीं लग रही है। बेटा, मानसिक रोगी के सर में ऐसे रातों रात कीड़े नहीं पड़ जाते हैं। ये सब मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। कमला अपना सर पकड़ के जोर जोर से चीख चीख कर रो रही थी, जिसे देखकर शशि और कुलदीप के हाथ पैर ढीले पड़ रहे थे। बहुत दर्द हो रहा है, कोई बचाओ मुझे। इसे बहुत तकलीफ हो रही है माँ, आप डॉक्टर को बुलाइए ना, कहीं इसे कुछ हो ना जाए। बेटा, इतनी रात गए कौन मिलेगा? रात के 2 बज रहे हैं। वैसे भी हमारी हवेली से शहर की तरफ जाने में बीच में जंगल पड़ता है। इस समय कहाँ जंगलों में भटकेंगे हम लोग। हम कल उसे लेकर चलते हैं। अभी तू कोशिश कर कि किसी तरह ये सो जाए बस। कमला उठकर फिर से कहीं चली ना जाए, इसलिए कुलदीप उसके पैरों के पास बैठा बस एकटक उसे ही निहार रहा था। कमला की आंखें नींद से बोझिल हो रही थी। कुछ ही देर में कमला गहरी नींद में चली जाती है। कमला के सोने के बाद कुलदीप की भी आंख लग जाती है। कुछ ही देर के बाद अचानक ही कुलदीप की आंख खुलती है तो वो देखता है कमला छत पर लगे पंखे पर बैठी हुई है। कमला, वहां क्या कर रही हो तुम? वहां चढ़ी कैसे तुम? कमला कुलदीप की बात सुनकर एक नजर उसकी ओर देखती है और फिर भयानक तरीके से कमरे की दीवार पर चलने लगती है। नीचे उतरकर वो कुलदीप की ओर देखकर एक अमानवीय हंसी हंसती है और जोरदार आवाज में चीखने लगती है। खाना, मुझे खाना चाहिए, बहुत भूख लगी है। मांस खाना है मुझे, कच्चा मांस। कमला की बात सुनकर कुलदीप एक बार फिर अपनी माँ को आवाज लगाता है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? कुलदीप बेटा, जाओ, जो ये मांग रही है इसके लिए लेकर आओ। माँ की बात सुनकर कुलदीप दौड़ते हुए नीचे जाता है और नौकर से कहकर कच्चा मांस और मोटी रस्सी लेकर वापस कमरे में लौट आता है। ये लो कमला, मांस खाओ। थाली में रखे हुए मांस को देखकर कमला उसकी सुगंध लेते हुए जानवरों की तरह लपक कर थाली की ओर आती है
और एक रहस्यमयी सी मुस्कान बिखेर कर दोनों हाथों से उठाकर मांस खाने लगती है। कमला को मांस खाता देखकर मौका पाकर कुलदीप पीछे से उसे रस्सी से जकड़ लेता है। माँ, जल्दी बांधो इसे, ये कुछ भी कर सकती है। सिर्फ हमें इससे खतरा नहीं है, ये खुद को भी नुकसान पहुंचा सकती है। ये हमारी कमला नहीं है, कुछ बहुत गलत हो रहा है इसके साथ। कुलदीप और उसकी माँ शशि कमला को रस्सी से बांधकर लाकर पलंग पर लिटा देते हैं। अब जब तक हमारे घर का शुद्धिकरण नहीं हो जाता तब तक इसे यहीं बंधा रहने दो। सुबह 5 बजे ही शशि ने 2 नौकरों को बड़े पंडित को लाने के लिए भेज दिया था। देखिए पंडित जी, हमें नहीं पता हमारे घर पर ये कौन सी मुसीबत आई है। हम बस इतना जानते हैं कि अपने जीते जी अपने बेटे बहू का जीवन खराब नहीं होने देंगे हम। आप इस घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए हवन कराइए। जो भी सामग्री लगेगी हम व्यवस्था कराएंगे। शशि की बात सुनकर पंडित जी नीचे हॉल में आकर ग्रह शांति पूजा शुरू कर देते हैं। पूजा शुरू होने के कुछ ही मिनट के अंदर कमला के कमरे से भयानक चीखने की आवाज सुनाई देने लगती है। वो आवाज इतनी भयानक थी कि किसी की भी कमला के कमरे तक जाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैम साहब, छोटी बहू जी ठीक तो हैं? कहीं उन्हें कुछ तकलीफ तो नहीं हो रही? एक बार दरवाजा खोलकर देखिए ना। नहीं, कोई भी ऊपर नहीं जाएगा, वो चाहे जितना भी चिल्लाए। हमारी मर्जी के बिना उसका दरवाजा खुलना नहीं चाहिए। कुछ देर चीखने के बाद अचानक कमला के कमरे से आ रही आवाज बंद हो जाती है। कुछ ही पल बीते होंगे कि हवेली के बाहर पहरा दे रहा एक आदमी दौड़ते हुए हवेली के अंदर आ जाता है। मैम साहब, वो बहू जी। क्या हुआ बहू जी को? कुछ बात है क्या? वो बहू जी, वो बाहर दीवार पर चल रही हैं और दीवार से होते हुए वो नीचे उतर रही हैं। कैसी बेतुकी बातें कर रहे हो? उसे तो उसके कमरे में बांधा हुआ है, वो अपने कमरे से बाहर नहीं आ सकती। उसके कमरे में मैंने खुद अपने हाथों से ताला लगाया है। नौकर की बात सुनकर शशि दौड़ते हुए हॉल से बाहर जाती है और देखती है कि कमला दीवार से होते हुए नीचे उतर रही है। कमला की ऐसी हालत देखकर सबकी चीखें निकल जाती है। देखिए बहन जी, हम जितना समझ रहे थे ना, ये समस्या उससे कई गुना ज्यादा बड़ी है। मेरे ग्रह शांति हवन से कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, मेरे मंत्रों की गूंज से ये थोड़ी विचलित जरूर हुई है, लेकिन उससे आपकी बहू की हालत में कोई सुधार नहीं आएगा। आपके लिए सुनने में थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ये आपकी बहू कमला नहीं है। कोई भी इंसान ऐसी हरकतें नहीं कर सकता। कोई और शक्ति है इसके अंदर। दीवार से उतरने के बाद कमला दौड़ते हुए हॉल में पहुंचती है और हवन कुंड को उठाकर हवा में उछाल देती है। उसके मुंह से बेतहाशा लार गिर रही थी। आंखें पलटी हुई और बाल बुरी तरह से बिखरे हुए थे। उसे बांधने में इस्तेमाल हुई रस्सी अभी भी उसके हाथों से लटक रही थी और कलाई से खून रिस रहा था। उसका मुंह इतना डरावना लग रहा था कि कोई भी उसे देखकर चक्कर खा जाए। तूने बुलाया था इस पंडित को? हाँ? देखो कमला बेटा, शांत हो जा। हम तुम्हारा बुरा नहीं चाहते। हम तो बस ये चाहते हैं कि तुम हमारे बेटे की पत्नी बनकर इस घर में आई हो। हमारे घर की लक्ष्मी हो बेटा तुम खुशी खुशी घर में रहो। इससे ज्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए। चुप कर बुढ़िया, चला जा पंडित, जा। कमला की भयानक आवाज सुनकर पंडित राम राम करता वहां से भाग खड़ा होता है। तभी कमला का शरीर ढीला पड़ने लगता है और वो जमीन में गिरकर बेहोश हो जाती है। माँ, क्या हो रहा है ये सब? मुझे तो अब बहुत डर लग रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पता नहीं आगे क्या कुछ देखने को मिलेगा। घबराओ मत बेटा, अगर दुनिया में शैतान है तो भगवान भी है। मैं कल ही शमशान वाले बाबा को खबर कराती हूँ, अब वही हमारी समस्या का समाधान करेंगे। शशि, तुम कुलदीप के साथ घर पर ही रुको। मैं जाता हूँ और जाकर बाबा को सारी बात बताकर यहाँ लाने की कोशिश करता हूँ। अखिलेश जब शमशान घाट पहुंचा तो दोपहर के तकरीबन 2 बजे होंगे। बाबा अपनी कुटिया में नहीं थे। उसने देखा बाहर खुले जगह में अग्नि जल रही थी और बाबा आंखें बंद किए उसके सामने बैठे थे। इतनी गर्मी में जब धूप में खड़ा रह पाना भी संभव नहीं था, बाबा वहां अग्नि के सामने बैठे जाने कब से अपनी साधना में लीन थे। अखिलेश कुछ देर तक हाथ जोड़कर वहीं बैठा रहता है। इतनी गर्मी में खुले आसमान के नीचे बैठ पाना अखिलेश के लिए बहुत कठिन हो रहा था। तकरीबन आधे घंटे के बाद बाबा अपनी आंखें खोलते हैं तो देखते हैं कि सामने बड़ी कोठी वाले अखिलेश बाबू हाथ जोड़े उनके सामने बैठे हुए हैं। क्या समस्या है बच्चा, जो तुम इतनी भयानक गर्मी में यहाँ मेरी आंखें खुलने के इंतजार में बैठे हुए थे?
समझ नहीं आता बाबा कहाँ से शुरू करूं। मेरा एक ही बेटा है जिसका नाम कुलदीप है। तकरीबन सप्ताह भर पहले उसकी शादी रायपुर गांव के प्रधान की बेटी कमला के साथ हुई है। हमने बड़ी धूमधाम से शादी की क्योंकि हमारे लिए ऐसा अवसर जीवन में दोबारा नहीं आने वाला था। किंतु जाने हमसे ऐसी क्या भूल हो गई कि जिस दिन से ब्याह की रस्में शुरू हुई है, हमारी बहू के साथ एक के बाद एक अपशगुन होते जा रहे हैं। पहले तो हमें लगा कि शायद शादी के बाद हम ग्रह शांति हवन करेंगे तो उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन हम गलत थे। शादी के बाद तो मेरी बहू कमला की हालत और भी खराब हो गई। ऐसा लग रहा है जैसे वो अपने आप में ही नहीं है, किसी ने उसके पूरे शरीर पर कब्जा कर लिया हो। अखिलेश अभी तक हुई सारी घटनाएं बाबा को सुनाता है। तुम्हारी बहू जरूर किसी प्रेत के वश में है, लेकिन मैं अभी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। उसके लिए पहले मुझे तुम्हारे घर आना होगा। अभी मैं एक साधना कर रहा हूँ। अगले 24 घंटे तक मैं अपना साधना छोड़कर हिल भी नहीं सकता। हाँ, इतना वादा करता हूँ कि मेरी साधना खत्म होने के बाद मैं तुम्हारी समस्या को हल करने का प्रयास जरूर करूंगा। अभी तो मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। हाँ, लेकिन तुम्हारी इतनी मदद जरूर कर सकता हूँ। ये लो, ये अभिमंत्रित जल है। किसी भी दुष्ट आत्मा या शैतानी शक्ति के ऊपर इसकी एक बूंद भी पड़े तो वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। इसे अपने पास रखो। जब तक मैं तुम्हारे घर आकर सारी स्थिति को भाप नहीं लेता, तब तक ये जल ही तुम्हारी रक्षा करेगा। जाओ, कल्याण हो। अखिलेश बाबा का दिया हुआ जल लेकर वापस अपने घर की ओर लौट जाता है। पिछले भाग में आपने देखा कि शादी के एक सप्ताह बड़ी शांति से बीत जाता है, जब परिवार में सभी लोग राहत की सांस ले रहे होते हैं कि एक बार फिर कमला डरावनी और असामान्य हरकतें करने लगती है। कमला के साथ हो रही घटनाओं से शशि, कुलदीप और अखिलेश को इतना तो समझ में आ ही गया था कि कमला के ऊपर किसी प्रेत का साया है। शशि कमला के ऊपर से इस नेगेटिव एनर्जी को हटाने के लिए घर में एक छोटा सा हवन करने की कोशिश करती है, लेकिन कमला उसे भी पूरा नहीं होने देती और पंडित को चेतावनी देकर भगा देती है। शशि के पति अखिलेश ठाकुर को इतना तो समझ में आ गया था कि ये कोई बहुत शक्तिशाली प्रेत है जो इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो शमशान में वास करने वाले अघोरी बाबा के पास जाता है और अपनी समस्या का हल करने को कहता है। अब आगे 15 साल पहले। मालकिन, सुना है आपको बाबा की देखभाल के लिए किसी आया की जरूरत है, हमें काम पर रख लीजिए। मालकिन, हम बहुत गरीब हैं, कोई सहारा नहीं है, सारी जिंदगी आप लोगों के पैर धो धो कर पिएंगे। कहाँ से आई हो तुम? किस गांव की हो? तुम्हारा पति, बच्चे, बाकी सब कहाँ हैं? कोई नहीं है मालकिन, हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। जिस गरीब के सर पर बाप का साया ना हो उससे कौन शादी करेगा मालकिन? बस हमें तो सर छुपाने भर की जगह मिल जाए, इससे ज्यादा की इच्छा नहीं है। पन्ना के आंसू को देखकर शशि का मन पिघल जाता है और वो अपने बेटे कुलदीप की देखभाल के लिए उसे अपने घर में रख लेती है। पन्ना ने जैसा वादा किया था, वाकई ठाकुर अखिलेश की हवेली में आने के बाद वो मन लगाकर अपना काम करने लगी। वैसे तो उसका काम सिर्फ कुलदीप की देखभाल करना था, लेकिन पन्ना कभी किसी काम से जी नहीं चुराती थी। अखिलेश की पसंद का खाना बनाना हो, उसके कपड़े धोकर आयरन करने हो या फिर कुलदीप को खेलने के लिए ले जाना हो, आधी रात को भी उठकर अगर कुलदीप पन्ना का नाम पुकार दे तो पन्ना दौड़ी चली आती थी। पन्ना की लगन और मेहनत देखकर धीरे धीरे वो शशि की सबसे खास हो गई। कहने को तो घर में आधा दर्जन नौकर थे, लेकिन पन्ना ने उन नौकरों में अपनी एक अलग ही जगह बना ली थी। बाकी नौकरों को तमाम रोक टोक थी, लेकिन कुलदीप की आया होने के कारण पन्ना घर के किसी भी हिस्से में आ जा सकती थी। कुलदीप की देखभाल के अलावा भी पन्ना का यहाँ आने का कोई कारण हो सकता है, यह तो शशि ने कभी सोचा ही नहीं था। उसके हवेली में आने का कारण बरसों पहले हवेली के सीने में दफन हुआ वो राज था जिस पर आज तक पर्दा लगा हुआ था। उस बंद दरवाजे के पीछे का राज कोई नहीं जानता था, इसीलिए पन्ना के बरसों उस घर में रहकर हाथ पैर मारने के बाद भी उसके हाथ कुछ भी नहीं लग रहा था। आज के दिन अखिलेश बाबा का जल लेकर घर लौट गया था। आज कमला अपने कमरे में अकेली सोई हुई थी। उसके कमरे को बाहर से कुंडी लगाकर उस पर एक मोटी लोहे की चेन भी लपेटी गई थी ताकि किसी भी हाल में वो अपने कमरे से बाहर ना आ पाए। सभी अपने अपने कमरे में चैन से सो रहे थे। आधी रात बीतने के बाद एक काला सा साया आकर कमला के दरवाजे की चैन को खोलता है और अंधेरे में हवेली में ही गायब हो जाता है। कुछ देर बाद हवेली कमला की चीखों से गूंज रही थी। जैसे ही चीख पुकार की आवाज सुनाई देती है, अखिलेश, शशि और कुलदीप दौड़ते हुए ऊपर कमला के कमरे में पहुंचते हैं तो पाते हैं
कि उसके दरवाजे पर लगी हुई लोहे की चेन और कुंडा सब कुछ खुलकर एक तरफ लटका है और कमरे के दरवाजे चौपट खड़े पड़े हैं। दौड़ते हुए वे लोग कमरे के अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कमला अपने कमरे से गायब हो गई है। बाबूजी, ये कमला कहाँ चली गई और इतनी मोटी चेन अपने आप आखिर खुल कैसे गई? कुछ समझ नहीं आता कि रात होते ही आखिर इसे क्या हो जाता है। कमला के चीखने की आवाज नीचे तहखाने से आ रही है। जल्दी चलिए, कहीं वो खुद को कुछ नुकसान न पहुंचा ले। सभी दौड़ते हुए नीचे तहखाने में पहुंचते हैं, जहां पर एक कमरे में छिपे हुए गुप्त तहखाने से कमला अंदर खुफिया कमरे में पहुंच गई थी। ये कौन सा खुफिया कमरा है माँ? आज से पहले मैंने तो कभी ये कमरा नहीं देखा। बेटे की बात सुनकर शशि थोड़ा घबरा जाती है और इधर उधर देखने लगती है। क्या हो गया कमला, क्यों चिल्ला रही हो? कमला अपने हाथों को जोर जोर से झटक रही थी और पागलों की तरह चीख रही थी। खून, खून, यहाँ पर खून है। खून बिखरा हुआ है यहाँ चारों तरफ। देखो देखो, वहाँ वो बैठी हुई है, वो बुला रही है मुझे। मैं नहीं जाऊंगी उसके साथ। देखो कमला, होश में आओ, कोई नहीं है यहाँ। देखो, मेरी बात पर यकीन करो, आंखें खोल कर एक बार देखो तो सही, वहाँ कोई नहीं है बेटा। नहीं, खून है यहाँ, वो कह रही है वो ले जाएगी मुझे, यहाँ खून है। कमला की बिगड़ी हुई हालत को देखते हुए कुलदीप, अखिलेश और शशि उसे उठाते हैं। प्राइमो बसेस बनवतात तुमचा प्रत्येक प्रवास अविस्मरणीय। बुक अ प्राइमो ऑन रेड बस नाउ। कुलदीप, अखिलेश और शशि उसे उठाते हैं और तहखाने से लेकर बाहर आ जाते हैं और ले जाकर उसके कमरे में लिटा देते हैं। मुझे ये सब साफ करना होगा। मेरा पूरा शरीर खून से गंदा हो गया है। मैं नहाना चाहती हूँ। ठीक है, मैं पन्ना को बुलाती हूँ, वो तुम्हें नहला देगी। तुम बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ बस। अखिलेश चुपचाप उसके नहाने के पानी में 2 बूंद बाबा की दी हुई अभिमंत्रित जल भी डाल देता है। सभी नीचे हॉल में आकर बैठ जाते हैं। तभी पन्ना दौड़ते हुए नीचे आती है। बहूजी फिर से वैसे हो गई हैं। मैं उन्हें नहलाने के लिए जैसे ही गुसल खाने में ले गई, वो जानवर की तरह गुर्राने लगी और पानी की बाल्टी उठाकर दूर पटक दी। मैं उनका कमरा बाहर से बंद करके आई हूँ। मेरी तो अब वहाँ जाने की हिम्मत नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, जाकर अपना काम करो, हम देखते हैं। माँ, एक बात बताओ, मैं इसी घर में पैदा हुआ, यहीं पर रहते हुए मैं 25 साल का हो गया, लेकिन आज तक मैं उस कमरे के बारे में नहीं जानता। फिर ये कमला उस खुफिया कमरे तक कैसे पहुंच गई? और ऐसा क्या है उस कमरे में जो इतने सालों से वो बंद पड़ा है, जिसके बारे में किसी को पता तक नहीं था कि वहाँ ऐसा कोई कमरा भी है? बेकार की बातों में दिमाग मत लगाओ कुलदीप। इस समय कमरे से ज्यादा जरूरी कमला की हालत है। ये सोचो कि तुम्हारी पत्नी ठीक कैसे होगी। अरे बहुत आश्वासन देकर विदा करके लाए थे हम कमला को। क्या पता था कि आने के बाद स्थिति बिल्कुल नियंत्रण से बाहर ही हो जाएगी। हम तो ये सोच सोच के परेशान हैं कि अगर कल को कमला को कुछ हो गया तो उसके माँ बाप को क्या जवाब देंगे हम। कुछ भी कहो, मुझे ऐसा लगता है बहू के साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सब इसी हवेली से ही जुड़ा हुआ है। अरे अच्छी खासी हट्टी कट्टी लड़की थी, इस घर से रिश्ता जोड़ने के बाद देखो क्या से क्या हो गई। कोई पहचान भी नहीं सकता, ऐसी हालत हो गई है बेचारी बच्ची की। चांद जैसा रूप था उसका। कमला की हालत पर चिंता जताते हुए अखिलेश ठाकुर अपने माथे पर हाथ रखकर बैठे हुए थे। अब तो उन्हें बस किसी तरह ये दिन बीतने का इंतजार था ताकि बाबा की साधना पूरी हो और वो आकर इस समस्या का कुछ तो हल सुझाए। अगले दिन सुबह 4 बजे ही ठाकुर की हवेली पर अघोरी बाबा दस्तक देते हैं। कहाँ है वो बच्ची? क्या ये जो जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आ रही है, ये वही है? बाबा, वो ऊपर अपने कमरे में है। हमने दरवाजा बाहर से बंद किया हुआ है। मजबूर हैं हम लोग, क्या करे कुछ समझ नहीं आता। जिस लड़की को इतने अरमानों से अपने घर दुल्हन बनाकर लाए थे, आज उसकी ऐसी दशा देखकर मन एक एक पल में 100 आंसू बहा रहा है। हम तो कहते हैं अगर ऊपर वाले को कष्ट देना था तो हमें देता। हमारी फूल सी बहू का जीवन शुरू होने से पहले ही क्यों बर्बाद कर दिया। थोड़ा धीरज रखिए, मैं अपनी तरफ से प्रयास करता हूँ ये पता लगाने का कि आखिर आपकी बहू के साथ ऐसा क्या हुआ है जो उसकी हालत ऐसी हो गई। आप एक बर्तन में अपने घर का जल भर कर लाइए। बाबा के कहने पर शशि एक बर्तन में जल लाकर बाबा को दे देती है। बाबा अपने साथ लाई हुई सामग्री को
घर में बिछाते हैं और उसके बाद उस जल के ऊपर कुछ मंत्रों की क्रिया करने लगते हैं। कुछ देर तक जल को अभिमंत्रित करने के बाद आपके घर में अवश्य ही कोई ऐसा हिस्सा है जहां से ये सब शुरू हुआ है। क्या आप जानते हैं वो कौन सी जगह है? ऐसी घटनाओं का केंद्र अवश्य ही होता है। नहीं बाबा, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। पहली बार तो जब बहू विदा होकर हमारे यहाँ आई तो वो आराम से अपने कमरे में सो रही थी और तभी पहली बार उसके साथ वो सब शुरू हुआ। ठीक है, आप मुझे उसके कमरे तक ले चलिए। बाबा वो जल लेकर कमला के कमरे की तरफ जाते हैं। वहां पहुंचकर नहीं, यह वो जगह नहीं है। ठीक है, आप ऐसा करिए, उन सभी जगहों को मुझे दिखाइए जहां जहां कमला के साथ कुछ भी अनहोनी हुई है। बाबा की बात सुनकर अचानक ही कुलदीप को कुछ याद आता है। हाँ बाबा, कल कमला अचानक से तहखाने में पहुंच गई थी और वहां जाकर जोर जोर से चिल्ला रही थी कि यहाँ पर चारों तरफ खून ही खून है। और सबसे अजीब बात तो यह है कि कमला तहखाने के जिस कमरे में पहुंची वो खुफिया कमरा था। उस कमरे के बारे में तो आज तक मैं भी नहीं जानता, फिर वो अचानक वहां कैसे पहुंच गई? जरूर उस कमरे का ताल्लुक इन घटनाओं से है। आप मुझे उस तहखाने तक ले चलिए। बाबा के कहने पर कुलदीप बाबा को उस तहखाने तक ले जाता है। वहां पहुंचकर बाबा वो जल का पात्र उस कमरे में रख देते हैं और मंत्र पढ़ने लगते हैं। ऑर्डर बिरयानी ना। Once I reach 1000 followers, then. देखते ही देखते पात्र में रखा हुआ जल जोर जोर से हिलने लगता है। मेरा शक बिल्कुल सही था। यही वो कमरा है जहां से इन सब चीजों की शुरुआत हुई है। इस कमरे में एक बहुत शक्तिशाली रूह का वास है। जल में हो रही हलचल बता रही है कि ये रूह कोई आम रूह नहीं है, ये एक शैतानी रूह है जो बहुत ताकतवर है। आमतौर पर यह जल इतना जोर जोर से हिलोर नहीं मारता जितना इस बर्तन में मार रहा है। आप सब लोग इस कमरे से बाहर चले जाएं। यहाँ रुकना आपके लिए ठीक नहीं है। बाबा सभी को लेकर उस तहखाने से बाहर आते हैं। ये कमरा आपकी हवेली में कब से है? आप कुछ तो जानते होंगे इस कमरे के बारे में, वरना इस तरह से इसे खुफिया रखने का कोई तो मतलब है ना। जरूर कुछ तो राज है इस कमरे के पीछे। बाबा, वैसे तो ये हवेली मेरे पुरखों के जमाने की है। मेरे दादा के पिता ने ये हवेली बनवाई थी, लेकिन मेरा बचपन इसी हवेली में बीता है। मुझे अच्छी तरह याद है, पहले यहाँ ऐसा कोई खुफिया कमरा नहीं था। इस कमरे को छोटा करने के बाद ये खुफिया कमरा बनाया गया है। अब किसने किया और क्यों किया, ये तो मैं भी नहीं जानता। यदि आप कुछ जानती हैं तो बता दीजिए। वैसे मेरे पास तो सच पता करने के और भी तरीके हैं। मैं अपनी सिद्धियों से उस आत्मा से सारा सच पता लगा सकता हूँ, लेकिन ऐसा हो सकता है कि उसमें लंबा समय लग जाए और उतने समय में आपकी बहू को यह आत्मा कोई नुकसान पहुंचा सकती है। जरूर आप लोग कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। अगर सच नहीं बताना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन फिर आपकी बहू की जान बचाने की मेरी भी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं अपनी तरफ से सिर्फ प्रयास कर सकता हूँ। आपने बताया था कि आपकी बहू के सुहाग के सामान के साथ भी कुछ छेड़छाड़ हुई थी। जी बाबा जी, हमारी बहू की सुहाग की चूड़ियों की जगह न जाने कहां से काली चूड़ियां आ गई थी। क्या वो काली चूड़ियां अभी भी है आपके पास? अगर है तो लेकर आइए। बाबा की बात सुनकर शशि तेज कदमों से अपने कमरे में जाती है और वो काली चूड़ियां लेकर बाबा के सामने आ जाती है। लीजिए, बहू के हाथों से उतरवा कर ये चूड़ियां मैंने अपने पास रख ली थी। बाबा कुछ देर तक आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़ते हैं और फिर हाथ में जल लेकर कुछ बूंदे उन चूड़ियों पर छिड़कते हैं तो चूड़ियों का रंग बदलने लगता है और फिर धीरे धीरे लाल हो जाता है। ये देखिए, ये चूड़ियां कभी काली नहीं थी। ये वही लाल चूड़ियां हैं जो आपने अपनी बहू के शगुन में रखवाई थी। किसी ने काला जादू किया है इनके ऊपर। आपके बहू के ऊपर तंत्र प्रयोग किया गया है। पिछले भाग में आपने देखा मालकिन, सुना है आपको बाबा की देखभाल के लिए किसी आया की जरूरत है। हमें काम पर रख लीजिए। मालकिन, हम बहुत गरीब हैं, कोई सहारा नहीं है। सारी जिंदगी आप लोगों के पैर धो धो कर पिएंगे। वंदना के आंसू को देखकर शशि का मन पिघल जाता है और वो अपने बेटे कुलदीप की देखभाल के लिए उसे अपने घर में रख लेती है। कुलदीप की देखभाल के अलावा भी वंदना का यहाँ आने का कोई कारण हो सकता है, ये तो शशि ने कभी सोचा ही नहीं था।
उसके हवेली में आने का कारण बरसों पहले हवेली के सीने में दफन हुआ वो राज था जिस पर आज तक पर्दा लगा हुआ था। आज के दिन अखिलेश बाबा का जल लेकर घर लौट गया था। आज कमला अपने कमरे में अकेली सोई हुई थी। उसके कमरे को बाहर से कुंडी लगाकर उस पर एक मोटी लोहे की चेन भी लपेटी गई थी ताकि किसी भी हाल में वो अपने कमरे से बाहर ना आ पाए। आधी रात बीतने के बाद एक काला सा साया आकर कमला के दरवाजे की चैन को खोलता है और अंधेरे में हवेली में ही गायब हो जाता है। कुछ देर बाद हवेली कमला की चीखों से गूंज रही थी। जैसे ही चीख पुकार की आवाज सुनाई देती है, अखिलेश, शशि और कुलदीप दौड़ते हुए ऊपर कमला के कमरे में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कमला अपने कमरे से गायब हो गई है। बाबूजी, ये कमला कहाँ चली गई और इतनी मोटी चेन अपने आप आखिर खुल कैसे गई? कमला के चीखने की आवाज नीचे तहखाने से आ रही है। जल्दी चलिए, कहीं वो खुद को कुछ नुकसान ना पहुंचा ले। कमला अपने हाथों को जोर जोर से झटक रही थी और पागलों की तरह चीख रही थी। खून, खून, यहाँ पर खून है, खून बिखरा हुआ है यहाँ चारों तरफ। देखो देखो, वहाँ वो बैठी हुई है, वो बुला रही है मुझे। मैं नहीं जाऊंगी उसके साथ। नहीं, खून है यहाँ, वो कह रही है वो ले जाएगी मुझे। यहाँ खून है, मुझे ये सब साफ करना होगा। मेरा पूरा शरीर खून से गंदा हो गया है। मैं नहाना चाहती हूँ। अखिलेश चुपचाप उसके नहाने के पानी में 2 बूंद बाबा की दी हुई अभिमंत्रित जल भी डाल देता है। बाबूजी फिर से वैसे हो गई हैं। मैं उन्हें नहलाने के लिए जैसे ही गुसलखाने में ले गई, वो जानवर की तरह गुर्राने लगी और पानी की बाल्टी उठाकर दूर पटक दी। मैं उनका कमरा बाहर से बंद करके आई हूँ। मेरी तो अब वहाँ जाने की हिम्मत नहीं है। माँ, एक बात बताओ, मैं इसी घर में पैदा हुआ, यहीं पर रहते हुए मैं 25 साल का हो गया, लेकिन आज तक मैं उस कमरे के बारे में नहीं जानता। और ऐसा क्या है उस कमरे में जो इतने सालों से वो बंद पड़ा है, जिसके बारे में किसी को पता तक नहीं था? अगले दिन सुबह 4 बजे ही ठाकुर की हवेली पर अभूरी बाबा दस्तक देते हैं। कहाँ है वो बच्ची? ये जो जोर-जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आ रही है, ये वही है। बाबा अपने साथ लाई हुई सामग्री को घर में बिछाते हैं और उसके बाद उस जल के ऊपर दिया करने लगते हैं। कुछ देर तक जल को अभिमंत्रित करने के बाद, आपके घर में अवश्य ही कोई ऐसा हिस्सा है जहाँ से ये सब शुरू हुआ है। आप मुझे उस तहखाने तक ले चलिए। बाबा के कहने पर कुलदीप बाबा को उस तहखाने तक ले जाता है। वहाँ पहुंचकर बाबा वो जल का पात्र उस कमरे में रख देते हैं और मंत्र पढ़ने लगते हैं। देखते ही देखते पात्र में रखा हुआ जल जोर जोर से हिलने लगता है। मेरा शक बिल्कुल सही था। ये कमरा आपकी हवेली में कब से है? आप कुछ तो जानते होंगे इस कमरे के बारे में, वरना इस तरह से इसे खुफिया रखने का कोई तो मतलब है ना। जरूर कुछ तो राज है इस कमरे के पीछे। बाबा, वैसे तो ये हवेली मेरे पुरखों के ज़माने की है। मेरे दादा के पिता ने ये हवेली बनवाई थी, लेकिन मेरा बचपन इसी हवेली में बीता है। मुझे अच्छी तरह याद है, पहले यहाँ ऐसा कोई खुफिया कमरा नहीं था। इस कमरे को छोटा करने के बाद ये खुफिया कमरा बनाया गया है। अब किसने किया और क्यों किया, ये तो मैं भी नहीं जानता। यदि आप कुछ जानती हैं तो बता दीजिए। वैसे मेरे पास तो सच पता करने के और भी तरीके हैं। मैं अपनी सिद्धियों से उस आत्मा से सारा सच पता लगा सकता हूँ। आपने बताया था कि आपकी बहू के सुहाग के सामान के साथ भी कुछ छेड़छाड़ हुई थी। जी बाबा जी, हमारी बहू की सुहाग की चूड़ियों की जगह न जाने कहाँ से काली चूड़ियाँ आ गई थी। क्या वो काली चूड़ियाँ अभी भी है आपके पास? अगर है तो लेकर आइए। लीजिए, बहू के हाथों से उतरवा कर ये चूड़ियाँ मैंने अपने पास रखी थी। बाबा कुछ देर तक आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़ते हैं और फिर हाथ में जल लेकर कुछ बूंदे उन चूड़ियों पर छिड़कते हैं तो चूड़ियों का रंग बदलने लगता है और फिर धीरे धीरे लाल हो जाता है। ये देखिए, ये चूड़ियाँ कभी काली नहीं थी। ये वही लाल चूड़ियाँ है जो आपने अपनी बहू के शगुन में रखवाई थी। किसी ने काला जादू किया है इनके ऊपर। आपकी बहू के ऊपर तंत्र प्रयोग किया गया है। जादू और तंत्र का नाम सुनकर शशि बिल्कुल सन्न रह गई थी। लेकिन बाबा, कोई हमारे घर पर काला जादू क्यों करेगा? और सबसे बड़ी बात, मेरी बहू से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? इस बेचारी को इस हवेली तो क्या, इस गांव में भी कोई नहीं जानता। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, काला जादू करने वाला कोई बाहर का नहीं होता, हमेशा कोई अंदर का ही शापित होता है और कारण अवश्य ही कोई निजी होगा। कारण आप तलाशने की कोशिश करिए, मैं भी अपनी विद्या के जरिए पता लगाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन बाबा, अभी तो आप कह रहे थे कि कमला के ऊपर किसी आत्मा का साया है और अब आप कह रहे हैं कि उसके ऊपर काला जादू का प्रयोग है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ, यही पहेली तो मैं सुलझाना चाहता हूँ कि आखिर कौन है जिसने पहले आपकी बहू के ऊपर काला जादू किया। एक बात बताइए, तहखाने के उस कमरे में क्या कमला के इस घर में आने से पहले भी कभी कोई इस तरह की घटना हुई है? कभी कोई असामान्य चीज हुई है आपके घर में, या किसी को डर लगा हो? बाबा जी, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। आज तक सब सामान्य था। यही पहेली तो गहराती जा रही है। चाहे जो भी हो, इस पहेली की सिरे आपकी हवेली से ही जुड़े हैं। ठीक है, ऐसा करिए, इस हवेली में काम करने वाले सारे नौकर और सहायकों को हमारे सामने बुलाइए। हम एक बार उन सब की भी परीक्षा लेना चाहते हैं। इस तरह के मामले में अधिकतर घर के ही किसी आदमी का हाथ होता है। बाबा की बात सुनकर शशि घर में काम करने वाले सभी सहायकों को बुला लेती है। बाबा कुछ देर तक सिंदूर, मखाने और काले तिल को यज्ञ कुंड में डालकर कुछ मंत्र पढ़ते हैं। देखिए, मैंने अभी अभी तंत्र विद्या से सिंदूर को अभिमंत्रित किया है। आप में से जिसने भी कमला के ऊपर काला जादू किया है, स्वयं उस बात को स्वीकार कर लीजिए, वरना मैं बारी बारी से यह सिंदूर आप लोगों के मस्तक पर लगाऊंगा। इसको लगाने से जिसने भी कमला के ऊपर काला जादू किया होगा, उसका हाल कमला से भी ज्यादा बुरा हो जाएगा। मुझे शक्ति प्रयोग करने पर विवश मत कीजिए। बाबा की ये बात सुनकर घर में काम करने वाले सभी 5 नौकरों के चेहरे डर से पीले पड़ गए थे। एक एक करके बाबा सबके माथे पर सिंदूर का तिलक लगा ही रहे थे कि तभी पन्ना वहां से भागने लगती है। पकड़ो इसे, जरूर इसने ही सब किया है। ऐसा नहीं हो सकता। अरे ये 15 साल से हमारे घर में काम कर रही है। मुझे इसके ऊपर उतना ही भरोसा है जितना कि कोई अपने परिवार पर करता है। अखिलेश और कुलदीप पन्ना को पकड़कर बाबा के सामने लेकर आते हैं।
प्राइमो बसेस है हमेशा ऑन टाइम, क्योंकि ये है इंडिया की सिलेक्टेड टॉप बस ऑपरेटर्स। बुक प्राइमो ऑन रेड बस नाउ। और जैसे ही बाबा मुट्ठी में सिंदूर भरकर पन्ना के माथे की ओर लाते हैं, वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। नहीं बाबा, छोड़ दो मुझे, मैं सब कुछ सच सच बताती हूँ। बहुत ही गरीब परिवार में जन्म हुआ था मेरा। बाबूजी किसी तरह मेहनत मजदूरी करके जो भी कमा कर लाते थे, उसी में हम दोनों बहनें और बाबूजी अपना पेट पालते थे। कुछ समय के बाद बाबा की गंभीर बीमारी के कारण मौत हो गई। हमारे पास इतना पैसा भी नहीं था कि बाबा का इलाज कर सके। बस ऐसे ही तिल तिल मरकर देखते रहे हम अपने बाबा को। बाबा के जाने के बाद मैं छोटे मोटे काम करके घर चलाने की कोशिश करने लगी। मेरी बहन रुक्मणी इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी उसे देखकर उसके प्रेम में पड़ जाए। हम गरीब लोग थे, गांव में बड़े बड़े जमींदार और ठाकुरों का राज था। उसकी सुंदरता को देखकर कहीं किसी अमीर की नियत उसके ऊपर खराब न हो जाए, इसीलिए मैं उसे घर में छुपा कर रखती थी। लेकिन कहते हैं ना, तालों में रखने के बाद भी कीमती चीज चोरी हो ही जाती है। न जाने कैसे एक रोज जब रुक्मणी पानी भरने के लिए कुएं पर गई, तो उसे अखिलेश ठाकुर ने देख लिया। मेरी नादान 17 बरस की बहन नहीं समझ सकी कि ये अमीर ठाकुर सिर्फ गरीबों से अपना दिल बहलाया करते हैं। मेरे काम पर जाने के बाद वो चुपके से ठाकुर साहब से मिलने के लिए जाया करती थी। एक दिन उसके और ठाकुर साहब के प्रेम की भनक उनकी पत्नी यानी कि हमारे शशि मेम साहब को लग गई थी। शशि जी जानती थी कि अपने पति को उस लड़की से मिलने से रोकेंगी तो वो इसका विरोध करेंगे और घर में कलेश होगा सो अलग। हो सकता है उन्हें तलाक भी दे दे। इसीलिए उन्होंने एक अलग रास्ता अपनाया, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। शशि मेम साहब ने रुक्मणी को अपने विश्वास पात्र आदमी के हाथों गायब करवा दिया। ठाकुर अखिलेश से जब रुक्मणी कई दिनों तक मिलने नहीं आई, तो इन्होंने आदमी भेजकर उसका पता निकलवाया। आसपास के लोगों ने उन्हें बताया कि रुक्मणी ना जाने कहाँ गायब हो गई है, शायद किसी के साथ भाग गई होगी। ठाकुर कुछ दिन तक उसका इंतजार करते रहे और जब रुक्मणी लौटकर नहीं आई, तो फिर धीरे धीरे रुक्मणी को भूल गए। जब मेरी बहन गायब हुई तो मैंने हर संभव कोशिश की अपनी बहन को तलाश करने की। फिर एक रोज किसी सहेली से मुझे पता चला कि मेरे काम पर जाने के बाद वो अखिलेश ठाकुर से चोरी छिपे मिला करती थी। इसीलिए मेरा शक इनके ऊपर चला गया। हम गरीब लोग हैं, सीधा जाकर ठाकुर पर इल्जाम लगाती तो मुझे भी मेरी बहन की तरह जाने कहाँ गायब करवा दिया जाता। इसीलिए मैं उनकी हवेली में काम मांगने के लिए आई। मुझे हवेली में काम तो मिला, लेकिन कई बरस बीतने के बाद भी अपनी बहन का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। हवेली में एक आदमी धीरज सिंह का बहुत आना जाना था। मैंने अक्सर उसे ठकुराइन से बात करते देखा था। घर में आते जाते वो मुझे ताड़ने लगा था। धीरज सिंह मुझ पर डोरे डालने लगा था। मुझे अब सच जानने का मौका मिल गया था, क्योंकि ये वही आदमी था जिसने रुक्मणी को गायब किया था। मैंने धीरज के साथ प्रेम का नाटक किया। एक रोज शराब के नशे में उसने मुझे रुक्मणी की सारी सच्चाई बता दी। रुक्मणी को गांव से उठवाने के बाद ठकुराइन ने उसे अपनी ही हवेली के तहखाने में बंद करवा दिया था। रुक्मणी को रखने के लिए उसने पहले ही तहखाने के कमरे को बीच में से दीवार लगवाकर खुफिया कमरे में बदल लिया था। रुक्मणी की खूबसूरती से ठकुराइन को इतनी चिढ़ थी कि ये उसके सुंदर चेहरे को अपने पति की बेवफाई का कारण मानती थी। मेरी बहन तो बच्ची थी। इस ठाकुर की मीठी मीठी बातें उसका अपरिपक्व दिमाग भांप नहीं सकी। लेकिन गलती तो तेरे पति की थी ना। ये तो शादीशुदा था, एक बच्चे का बाप भी था। रुक्मणी के साथ प्रेम प्रसंग चलाते उसे शर्म नहीं आई और माना कि रुक्मणी और ठाकुर का रिश्ता गलत या गुनाह था, तो उस गुनाह की सजा बस एक को ही क्यों मिली? वो एक अनाथ थी, कमजोर थी। इसीलिए ठकुराइन ने उसे तहखाने में लाकर जंजीरों से जकड़ कर रखा। उसे तरह तरह की यातनाएं दी, मारा पीटा। इतना ही नहीं, उसके सुंदर चेहरे को गर्म सलाखों से जलाया, उसके सुंदर लंबे बालों को कतर दिया। महीनों तक जुल्म सहने के बाद अंत में मेरी बहन रुक्मणी ने दम तोड़ दिया। रुक्मणी के मरने के बाद इसने वहीं पर गड्ढा खोदा और उसे उसी तहखाने में दफन कर दिया। मेरी बहन ने अपनी सुंदरता और गरीब होने की कीमत चुका दी थी। जब मुझे ये सब पता चला
तो जी चाहा उसी दिन पूरी हवेली में आग लगा दूं, लेकिन मैं इन्हें आसान मौत नहीं देना चाहती थी। तड़पा तड़पा कर मारना चाहती थी, जैसे इसने मेरी बहन को मारा। इतना कहकर पन्ना जोर जोर से रोने लगती है। क्या रुक्मणी को तुमने गायब कराया था? इस भोले चेहरे के पीछे एक कातिल छिपी है। यह बात मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। अरे मैं मानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ जो किया वो गलत था। शादीशुदा होकर अपने रिश्ते की मर्यादा को तोड़कर मुझे रुक्मणी के साथ वो सब नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो बस क्षणिक आकर्षण था। आप पत्नी है हमारी। अरे एक बार अपने अधिकार दिखाकर तुम मुझे रोक कर तो देखती, एक बार मुझसे शिकायत तो करती। मैं हाथ जोड़कर माफी मांग लेता। हो सकता है गलती ना भी मानता, तुमसे झगड़ता, फिर भी किसी का कत्ल तो कभी ना करता। तुमने इतने बरसों तक हमसे भी इतना बड़ा सच छिपाया। हाँ, तुम्हारी नफरत आज इस हवेली को ले डूबी। देख रही हो तुम्हारे कर्मों का फल कौन भोग रहा है। देखो पन्ना, उस कमला की क्या गलती है? वो तो बेचारी इस सब का हिस्सा भी नहीं है। तुम उसे छोड़ दो, जो करना है मेरे साथ करो। मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। नहीं, मेरी रुक्मणी का क्या दोष था? वो भी तो बच्ची थी ना। तूने जितने जख्म दिए हैं ना रुक्मणी को, उन सब का हिसाब करने वो लौट कर आई है। लौट कर आई है वो। क्या रुक्मणी लौट आई है? हाँ, मैंने ठान लिया था इस परिवार को खून के आंसू रुलाना है। इस परिवार में अब बस मातम मनेगा, कोई जश्न नहीं। इसीलिए मैंने तंत्र और काला जादू सीखना शुरू किया। तंत्र मंत्र की शक्ति से मैंने ही तुझ पर ऐसा टोटका किया कि इस हवेली में कभी दूसरा बच्चा ही पैदा नहीं हुआ। धीरे धीरे समय बीतता रहा और जब ठकुराइन मुझ पर खुद से ज्यादा भरोसा करने लगी, मैंने तंत्र की ढेरों विधाएं सीखी ताकि मैं अपने काले जादू से इस हवेली को खाक में मिला दूं। कुलदीप बाबा 25 बरस के हुए तो उनकी शादी की बात चलने लगी। जिस दिन ठाकुर और ठकुराइन कमला को देखने गए, उसी दिन तहखाने में जाकर मैंने अपने तंत्र की मदद से रुक्मणी की आत्मा को जागृत किया और उसे याद दिलाया कि उसके साथ कितना बुरा हुआ है। रुक्मणी अब अपना बदला लेने के लिए तड़प रही थी। इसके बाद मैंने ही कमला के सामान पर काला जादू किया और उसके शादी के जोड़े का एक टुकड़ा काटकर उसकी आहुति रुक्मणी के लिए दी। तंत्र के प्रभाव से धीरे धीरे कमला का शरीर खोखला होने लगा। जैसे ही कमला इस हवेली में आई, रुक्मणी की आत्मा को अपना शिकार मिल गया और उसने उसके शरीर पर अपना कब्जा कर लिया। तुम लोग चाहे जो कर लो, कमला को नहीं बचा पाओगे। 2 दिन बाद अमावस्या है। उसी रात कमला का खेल खत्म। और हाँ, कमला अकेली नहीं जाएगी, अपने गुनहगारों को साथ लेकर जाएगी। मैं मानता हूँ तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ है, लेकिन उस बच्ची को छोड़ दो, उसका कोई दोष नहीं। पन्ना अचानक ही अपने कपड़ों में छिपाई हुई एक काली गुड़िया को बाहर निकालती है और आंख बंद करके मंत्र पढ़ते हुए चाकू से उसका हाथ काटकर गर्दन मरोड़ देती है। कोई नहीं बचा सकता। एक जोरदार धमाके के साथ कमला के कमरे का दरवाजा टूटकर दूर जा गिरता है और कमला 4 पैर वाले जानवर की तरह सीढ़ी से उतरकर दौड़ते हुए बाबा के सामने आ जाती है। पैर से पटककर दरवाजा खोलने के कारण उसके पैर खून से लथपथ हो रहे थे। अपने हाथ में चाकू उठाकर वो अपने लंबे बालों को बुरी तरह काटने लगती है। छोड़ दो मेरी बहू को, मेरे गुनाहों की सजा उसे मत दो। शशि जाकर कमला से चाकू छीनने की कोशिश करने लगती है। तभी कमला उस चाकू से शशि पर एक के बाद एक दर्जनों हमले कर देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। बाबा अब यज्ञ में आहुति डालकर कमला को बाधा मुक्त करने के लिए हवन कर रहे थे, जिससे कमला बहुत बेचैन हो रही थी। तू चला जा यहाँ से, नहीं तो तू भी मरेगा। जा। कमला की भयानक गरजती आवाज सुनकर एक पल को बाबा भी अपने मंत्र रोक देते हैं। वो जल है ना आपके पास, इसे अपने पास आने मत देना। मैं प्रयास करता हूँ,
लेकिन यह आत्मा बहुत ताकतवर है। काला जादू इसके शादी के जोड़े पर भी किया गया था। इस पन्ना के कमरे में जाकर देखो, कमला के लहंगे का कोई टुकड़ा मिले तो तुरंत यहाँ लेकर आना। सबसे पहले कमला के ऊपर से काली शक्तियों का असर कम करना होगा। कुलदीप तुरंत ही दौड़कर पन्ना के कमरे में जाता है तो देखता है पन्ना ने कमला के लहंगे के कपड़े से एक गुड़िया बनाकर उसमें असंख्य सुइयां चुभोकर उसे पंखे से लटका रखा था। कुलदीप तुरंत उस गुड़िया को लेकर बाबा के पास पहुंचता है। बाबा गुड़िया में से एक एक करके सुइयां निकालने लगते हैं और बदले में कमला अपने शरीर को रबर की गुड़िया की तरह मरोड़कर बुरी तरह चिल्ला रही थी। अचानक कमला अपने हाथ में पकड़े चाकू से अपना मुंह काटने लगती है। कमला के मुंह से बेतहासा खून गिर रहा था और वो पागलों की तरह हंस रही थी। बाबा उस गुड़िया पर जल छिड़क कर आग लगाने की कोशिश करने लगते हैं कि तभी इस बाबा को निकालो यहाँ से, वरना अभी अपना गला काट दूंगी मैं। इतना कहकर कमला चाकू से अपना ही गला रेतने लगती है। खून की बूंदें जमीन पर गिरती देखकर बाबा वहां से उठकर जाने लगते हैं। यह आत्मा बहुत शक्तिशाली है। इसे शांत करने के लिए जो करना है जल्दी करना होगा। मुझे जाना होगा, नहीं तो कमला की जान चली जाएगी। बाबा के जाने के बाद अब ठाकुर को कोई और रास्ता सूझ नहीं रहा था। रुक्मणी, मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। तुम्हारा गुनहगार मैं हूँ। मैंने ही तुम्हें वो सब सपने दिखाए जिसने तुम्हें मौत तक पहुँचा दिया, लेकिन मैं कभी ऐसा नहीं चाहता था। मैं तो प्रेम करता था तुमसे, आज भी करता हूँ। रुक्मणी, जो हुआ उसे मैं बदल तो नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। बस तुम इस बच्ची को जाने दो, ये बेगुनाह है। कमला की जान बख्श दो। नहीं रुक्मणी, ये जाल है, तुझे इनकी बातों में नहीं आना है। कोई माफी नहीं, छोड़ना नहीं इसको। अगले ही पल ठाकुर चाकू से अपने हाथ की नस काट लेता है। एक जोरदार चीख के साथ कमला जमीन में गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। ठाकुर और कमला को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां वे दोनों स्वस्थ हो जाते हैं। पन्ना अब पुलिस की गिरफ्त में है। बदला हमेशा विनाश लेकर आता है और माफी के पीछे शांति होती है। रुक्मणी ने शांति को चुना। रुक्मणी की लाश के अवशेष निकालकर ठाकुर सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार करवाता है, ताकि रुक्मणी की आत्मा को सदा शांति मिल सके।